आपको ठोकर गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती, अगर आपके अंदर जिद हो तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 108 पार्ट है। इससे पहले हमने 107 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा कला के अर्थ से संबंधित है और कला के अर्थ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि वेस्टर्न आर्ट को लेकर कुछ काम चल रहा था। अब वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपको वीडियोस जो हैं वो डेली प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी जितनी भी वीडियो है वो प्रॉपरली मिल सकें और आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज का जो अर्थ है वो क्या है, कला का अर्थ। तो इसके बारे में जितनी भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर उन सभी को इंक्लूड किया है। आप इन्हें अच्छे से रट लेना ताकि आपके जितने भी जो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो सभी प्रॉपरली याद हो जाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो प्रीवियस एग्जाम में जितने भी आए हुए हैं या फिर इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है या बहुत बार पूछा गया है कि कला है वह किस भाषा का अर्थ है। आप सभी को ये नॉर्मली पता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम दिए होंगे या फिर आपने प्रीवियस पेपर चेक किए होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो किस भाषा से संबंधित है, वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले जो भाषा थी उसकी संस्कृत थी, लेकिन अंग्रेजी की बात करें तो इसे हम आर्ट के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि आर्ट शब्द का, अगर हम फ्रेंड्स आर्ट शब्द की बात करें कि आर्ट शब्द का जो प्रयोग है वह किस शताब्दी में किया गया था, यानी कि इस शब्द का जो प्रयोग था वह किस शताब्दी में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो कौन सी शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी। जरूर याद रखना, संस्कृत का नहीं आर्ट का, यानी कि जो अंग्रेजी शब्द है। लेकिन सबसे पहले जो इसका आर्ट जो मिलता है, इसके बारे में जो लिखा हुआ मिलता है वो किस भाषा में मिलता है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, ये चीज़ याद रखना क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि यूनान में कलाओं को क्या कहा जाता था, ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि यूनान में जो कलाएं हैं उनको क्या कहा जाता है। तो वो उनको वहाँ पर तकनीक या टेक्निक कहा जाता है। क्या क्या बोला जाता है, या तो तकनीक बोला जाता है या टेक्निक बोला जाता है। कहाँ पर, यूनान में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि कला शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कला शब्द है उसका जो सबसे पहले जो वर्णन मिलता है कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, एक सूत्र में। तो वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ भी याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो संस्कृत में जो प्रयोग मिला है कला का वो किस, यानी कि किस ग्रंथ में मिला है, किस वेद में, तो वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट हमारा कि 64 कलाओं का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह किस ग्रंथ में मिलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कला शब्द का जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन अगर 64 कलाओं की बात करें जो कि हमारी जन उपयोगी कलाएं हैं, उनका जो सबसे पहले प्रयोग मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, यजुर्वेद में। आप ये मत कर देना कि ऋग्वेद में ही मिलता है। तो जो 64 कलाओं का प्रयोग जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। लेकिन जो कला का शब्द का जो अर्थ मिलता है या फिर कला वर्ड जो है उसका प्रयोग जो मिलता है कहाँ पर मिलता है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि 64 कलाओं का उल्लेख सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से कहाँ पर मिलता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो 64 कलाओं का जो प्रयोग मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो वो हमारा यजुर्वेद में मिलता है। लेकिन अगर 64 कलाओं को एक व्यवस्थित रूप से प्रयोग की बात करें कि प्रॉपरली वो जो हमारे उपयोग में आई थी वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो कामसूत्र में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इस टॉपिक पर अपनी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी क्विज़ भी करा दूँगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए और आपके जो क्वेश्चन है वो मजबूती से याद हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि टेलीग्राम का। आप वहाँ से जाकर इजीली जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक
कला विलास में कितनी प्रकार की कलाओं का प्रयोग किया गया है। तो आपको एक और चीज़ बता दूं, आपसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो कला विलास नामक पुस्तक है वह किस व्यक्ति के द्वारा या किस विद्वान के द्वारा लिखित है। तो किसके द्वारा? क्षेमेंद्र नाथ के द्वारा है। और ये जो पुस्तक है इसमें किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर कलाओं का वर्णन किया गया था। ये भी चीज़ याद रखना। तो क्षेमेंद्र नाथ ने अपनी जो पुस्तक है कला विलास, उसमें जो जितनी भी कलाएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया है कि कौन कौन सी कितनी कितनी कलाएं हैं। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और ये वाली जो कलाएं हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं कि कौन सी कितनी कलाएं हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जन उपयोगी जो कलाएं हैं वो कितनी हैं, तो आप सभी को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो 64 कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? जन उपयोगी 64 कलाएं हैं। और 64 ही किसकी कला है? सुनारों की। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुनार हैं उनकी जो कलाएं हैं वो कितनी कलाएं हैं, तो उनकी 64 कलाएं हैं। और 64 ही किसकी कलाएं हैं? जन उपयोगी कलाएं। और 64 ही वेश्याएं जो होती हैं उनकी भी 64 कलाएं हैं। और 10 भेषज कलाएं हैं। और 16 कार्यस्थल की कलाएं हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। और कुछ कलाएं जो हैं इनके बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो 32 हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष से संबंधित कितनी कलाएं हैं। तो वो 32 कलाएं हैं। और 32 से किससे संबंधित है? मत्स्य शिल्प और प्रभावमान कलाएं। तो यहाँ पर मैंने जितनी कलाएं हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना ताकि आपको जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली टिक कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति निर्मित कला को क्या कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रकृति से निर्मित है, यानी कि जो भगवान के द्वारा निर्मित बनाई गई है, प्रकृति मतलब भगवान से संबंधित, तो उस कला को जो बोला जाता है वो क्या कहा जाता है? तो देव शिल्प कहा जाता है। क्योंकि कि भगवान देव के द्वारा बनाई गई कलाएं, जैसे कि पेड़ पौधे या फिर पहाड़ हैं, ये सभी जो कलाएं किससे आती हैं? देव शिल्प से संबंधित है, जो भगवान के द्वारा निर्मित है, जिनको देव के शिल्प के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारतीय साहित्य में कला और कलाकार के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो प्राचीन समय की बात करें, अगर कला की बात करें या फिर कलाकार की बात करें, तो उनको प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? तो कला को जो बोला जाता है वो शिल्प बोला जाता है। और कलाकार को जो बोला जाता है वो कलाकार बोला जाता है, यानी कि शिल्पकार। तो ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे गए हैं कि कला को तो क्या बोला जाता है? शिल्प। और कलाकार को बोला जाता है शिल्पी, यानी कि शिल्प को करने वाला शिल्पी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। यानी कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सबसे पहले जो कला शब्द का प्रयोग मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो कि संस्कृत में है। लेकिन जो आर्ट, जो कला को, यानी कि अगर पूछा जाए कि कला को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आर्ट बोला जाता है। और आर्ट का जो प्रयोग मिलता है वो किससे शताब्दी में सबसे ज़्यादा हुआ था? तो वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो ऐसे ही इस तरीके से 64 कलाएं किसके द्वारा बताई गई थी और कौन कौन सी कलाएं होती हैं और कितनी कितनी होती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं बहुत बार पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम व्यवस्थित रूप से बात करें कि जो कला थी वो किसमें मिलता है? कामसूत्र में मिलता है, इसका जो प्रयोग किया गया था। लेकिन इसका जो प्रयोग किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो भरत मुनि के द्वारा। कहाँ पर किया था? नाट्य शास्त्र में किया गया था। कला शब्द का यथार्थ रूप से यानी व्यवहारिक रूप से जो प्रमाण मिलता है सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है और किसके द्वारा मिलता है? तो वो भरत मुनि के द्वारा मिलता है। और कहाँ पर मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको रट लेना अच्छे से ताकि इससे संबंधित जो आपको क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट हमारा शिल्प और कला शब्दों का जो अलग अलग प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था। जैसे कि आपको पता है कि जो कला है और शिल्प है, इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो अलग अलग रूप से जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो भरत मुनि ने अपनी ग्रंथ कहाँ पर किया था? नाट्य शास्त्र में किया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि व्यावहारिक रूप से, वास्तविक रूप से जो प्रयोग किया है किसने किया है? तो वो भरत मुनि ने किया है। किस ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र में। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ग्रंथ दे दिए जाएंगे जो मिलते जुलते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको जो राइट है वही क्वेश्चन याद रखना है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन ना करें। इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को डिटेल्स में बताया है। नेक्स्ट हमारा कि वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसमें यह उक्ति लिखी, साहित्य, संगीत, कला, वीण। तो किसने लिखी थी? भर्तृहरि द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन ग्रंथों में कलाओं का जो उल्लेख मिलता है वो किस किस में कितनी कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है। और ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन हो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कन्फ्यूजन रहता है कि किसमें कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा
अगर फ्रेंड्स हम ललित विस्तार की बात करें कि ललित जो विस्तार है उसमें कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर 86 कलाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम प्रबंध कोश की बात करें कि वहाँ पर कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, तो 72 यानी कि 72 का किया गया है। ऋग्वेद की बात करें यानी कि यजुर्वेद की बात करें तो वहाँ पर कितनी किया गया है, 64। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम कामसूत्र की बात करें कि कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर भी 64 का किया गया है। कादम्बरी की बात करें तो वहाँ पर भी 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण की बात करें तो वहाँ पर भी 64 का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जितनी 64 हैं उनको एक जगह पर अच्छे से रट लेना कि किस किस में 64 कलाएँ मानी गई हैं। नेक्स्ट हमारा शुक्र नीति सार की बात करें तो यहाँ पर भी 64 कलाओं का ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मैंने सभी कलाओं के बारे में बता दिया कि किस में कितनी कलाएँ मानी गई हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा गया है कि भोग क्या है, कला में जो भोग होता है वो क्या होता है, तो भोग जो होता है वह किसी कलाकृति की रचना मूल आधार भोग कहलाती है। यानी कि जो कलाएं होती हैं उसमें प्रयोग की जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम भोग कहते हैं। जैसे कि कविता में प्रयुक्त वाले शब्द यानी कि जो कविता बनाते हैं यानी कविता जो लिखते हैं उसमें जो शब्दों का वर्णन किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भोग कहा जाता है। और चित्र में प्रयुक्त होने वाले रंग को हम क्या बोलते हैं, वो भी भोग होता है। और मूर्ति कला जो होती है, मूर्ति बनाने में जितनी भी सामग्री प्रयोग की जाती हैं वो सभी क्या होती हैं, वो भोग होती हैं। जैसे कि मिट्टी, सीमेंट, पत्थर। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो भोग होता है वो क्या होता है कि जिस भी कला में या फिर किसी भी चीज़ में प्रयोग की जाने वाली जो चीज़ें हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, भोग कहलाती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर पूछा गया था, तो हमारे यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कला किसे कहते हैं। तो कला, ये भी चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामान्य रूप से कुशलता पूर्वक किया गया जो कोई भी कार्य है वो क्या कहलाता है, वो कला कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना ज़रूरी है। कोई भी आपसे नॉर्मली भी पूछ सकता है कि कला क्या होती है। नेक्स्ट हमारा कि विषय वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि विषय वस्तु जो होती है वह क्या होती है, वह तत्व रूप बनकर कृति की विषय वस्तु का स्थान ग्रहण करते हैं। यानी कि कोई भी जो चीज़ होती है वह तत्व बनकर, जैसे कि किसी हम कला होती है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, विषय वस्तु होती हैं, उन्हीं को हम विषय वस्तु बोलते हैं। और वो सभी जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं कला में वो क्या कहलाती हैं, विषय वस्तु कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा कि अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती है। अगर फ्रेंड्स हम अभिव्यक्ति की बात करें वह किस प्रकार की होती है, तो वो रूप द्वारा होती है। यानी कि रूप जो दिया जाता है उसको हम अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे कि मेरे मन में कोई भी चीज़ें चल रही हैं और उसको मैं एक चित्र के द्वारा या फिर कविता के द्वारा या फिर मूर्ति के द्वारा उनको उभार दूँ अपनी कोई भी चीज़ को लेके, तो वो क्या होता है, वो रूप देना होता है उस चीज़ को। यानी कि जो मेरे मन में है उसे हम एक आकार दे दिया, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, अभिव्यक्ति। यानी कि जो मेरे मन में चल रहा था उसकी जो अभिव्यक्ति है मैंने किस रूप में की, चित्र द्वारा की या मूर्ति बनाकर की या फिर साहित्य यानी कविता लिख कर की, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, अभिव्यक्ति। हमारा रूप द्वारा रूप देना उसका अभिव्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कि कलाओं की जो अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है वो क्या है, भाव, विचार और अनुभूति। यानी कि भाव जो होते हैं हमारी जो भाव बनते हैं, फिर विचार यानी कि किसी हमें पेंटिंग बनानी है कि उदास बनानी है या हैप्पी बनानी है या फिर किसी चीज़ को थीमेटिक बनानी है, किसी चीज़ को थीम लेके, ताकि वो पेंटिंग्स देखने बोले, खुद ही बोले, यानी कि देखने से ही पता चलता है कि ये किस भाव को या फिर किस चीज़ को दर्शा रही है। तो ये सभी जो कलाएँ हैं अभिव्यक्ति के आवश्यक तत्व हैं, भाव, विचार, अनुभूति। नेक्स्ट हमारा कि कलाओं का जो वर्गीकरण है कितनी प्रकार से किया जाता है। जो कला है उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो कितनी प्रकार से किया गया है, तो दो प्रकार से किया गया था। एक था ललित कला और एक उपयोगी कला। तो ये भी चीज़ याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कि ललित कलाएं किसे कहा जाता है। यानी कि जो ललित कलाएं होती हैं वो किसे कहा जाता है, जिनमें मनोभाव की अभिव्यक्ति हो। यानी किसकी अभिव्यक्ति हो, मनोभाव की अभिव्यक्ति हो। और ये सब चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता चुकी हैं कि कौन सी कितनी कला है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ललित कला मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ललित कला है वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो हमारी जो ललित कला है वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। ये सभी जो कला हैं वो किससे संबंधित है, वो ललित कला से संबंधित है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ललित कला का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, यानी कि एक ही जगह जो उसका प्रयोग मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कहाँ पर मिलता है। तो मैं बता देती हूँ कि जो ललित कला का मुख्य रूप से जो एक ही जगह प्रयोग किया जाता है, सबसे बड़ा प्रयोग माना जाता है, वो मंदिर में माना जाता है। मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि मंदिर में कैसे माना जाता है कि जो मंदिर होता है वो स्थापत्य को उदाहरण होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी मंदिर है
जो आर्किटेक्ट बना हुआ है वो किसका उदाहरण होता है, तो वो हमारा किसका, स्थापत्य कला का उदाहरण होता है। लेकिन अगर उसमें जो मूर्ति बनी है, या तो राधा की, कृष्ण की हो या फिर शिव की हो, कोई भी जो मूर्ति बनी है वो किसका प्रभाव पड़ती है, मूर्ति का। स्थापत्य यानी कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, और मूर्ति अंदर जो बनी हुई है वो मूर्ति कला का है। चित्र की बात करें यानी कि जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, वो सब किसका उदाहरण है, चित्र का। काव्य की बात करें, जो पादरी होता है, पुजारी होता है, वो सुबह सुबह जो यानी कि मधुर संगीत करते हैं या फिर वहाँ पे जो भजन करते हैं, वो किसका उदाहरण होते हैं, वो काव्य का यानी कि संगीत का होता है। काव्य की बात करें तो वहाँ पर जो श्लोक लिखे होते हैं, वहाँ पर जो जितने मंदिर होते हैं उन सब में श्लोक भी लिखे होते हैं, वो सब किसका उदाहरण है, वो काव्य का। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ललित कला का जो सबसे बड़ा प्रमुख जो एक ही जगह जो प्रयोग मिलता है वो किस में मिलता है, तो वो मंदिर में मिलता है। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इजीली इस चीज़ें बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा, किस कला का वर्गीकरण किस नाम से किया जाता है, यानी कि ये कला का प्रयोग जो किया जाता है, सबसे पहले जो कला का प्रयोग किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो हेगेलियन एक मिनट, तो वह हमारा हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, कि हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो हीगेल थे उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो कला मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो उनके द्वारा सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी उच्च जो माना है, उन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे कि अभी बताया मैंने कि जो कलाएं थी, ललित कलाएं, वो 5 होती है, उनमें से सबसे जो ऊपर माना है हीगेल के द्वारा, वो काव्य कला को माना गया है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा, कि हीगेल के अनुसार सबसे निम्न कला की जो मानी गई है वो कौन सी, यानी कि सबसे ऊपर जो मानी गई है वो काव्य को माना गया है, लेकिन निम्न जो माना गया है वो वास्तुकला, जिसे हम आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, तो उसको इन्होंने सबसे कम यानी कि निम्न श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट है हमारा, कि कलाओं को विशेषताओं के अनुसार हीगेल ने इसे किस क्रम में रखा है, यानी कि अगर हीगेल की बात करें कि उनके द्वारा जो कलाएं हैं उनको किस क्रम में रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि काव्य कला को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है, लेकिन वास्तुकला को सबसे नीचे रखा है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हीगेल के अनुसार दूसरे नंबर पर किसे माना गया है, तीसरे नंबर पर किसे माना गया है, तो दूसरे नंबर पर जो माना गया है वो संगीत को माना है, चित्रकला को तीसरे नंबर पर माना है, मूर्ति कला को चौथे नंबर पर माना है, और वास्तुकला को 5वें। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कलाएं होती हैं वो 5 होती हैं, तो ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनके क्रम के बारे में भी चीज़, अगर हम किसी भी कलाकार के बारे में पढ़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में, तो आपको प्रॉपर उन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, ताकि आपसे वो एग्जामिनर है किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, कि उपयोगी कला किसे कहा जाता है, यानी कि जो उपयोग में की जाती कला है वो किसे कहा जाता है, तो जो कला एवं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, जैसे कि बढ़ई, गिरी और छपाई, पोस्टर आदि से जितनी भी जो कलाएं हैं वो किससे संबंधित है, वो उपयोगी कलाएं से संबंधित है। तो जरूर याद रखना कि उपयोगी कला क्या होती है, जो मानव निर्मित, मानव के लिए प्रयोग की जाती हैं, वो कलाएं क्या होती हैं, उपयोगी कलाएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, किन कलाओं को यूरोप में उदार कला कहा जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। तो किन कलाओं को यूरोप में उदार कला कहा गया है, तो वो उपयोगी कलाओं को यूरोप में उदार कला कहा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, कि स्थिर तक गतिशील कला आई है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्थिर कलाएं और गतिशील कलाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये तो मैं इन चीज़ों को बता देती हूँ कि जो स्थिर कलाएं वो कौन सी होती हैं। तो स्थिर कलाएं जैसे कि चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थापत्य, ये सभी जो कलाएं कौन कौन सी होती हैं, वे स्थिर होती हैं, यानी कि एक जगह होती हैं। लेकिन अगर गतिशील की बात करें, इन्हें देश को सापेक्ष भी कहते हैं, यानी कि जो स्थिर कलाएं इनको क्या बोला जाता है, इन्हें देश सापेक्ष भी कहा जाता है। किन किन को, चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थापत्य, इन सभी कलाओं को। अगर फ्रेंड्स हम गतिशील की बात करें कि गतिशील की जो कलाएं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि नृत्य, नाटक, जिन्हें काल सापेक्ष भी कहा सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थिर कलाएं जो वो कौन सी होती हैं, स्थिर मतलब एक जगह जो होती हैं, आप इजीली बता सकते हो कि जो नहीं चल सकती तो वो कौन सी कलाएं होती हैं,
एक तो चित्र होगा, चित्र बनाया जाता है, एक ही जगह रहता है, वो थोड़ा ना चलता है। मूर्ति जो बनी होती है एक ही जगह स्थापित की जाती है, एक जगह रख दी जाती है, तो वो भी तो एक स्थिर कला होती है। वास्तुकला यानी कि जो कोई मंदिर है या फिर कोई भी बिल्डिंग्स बनी हुई है वो भी कैसी है, स्थिर है, तो वो भी कैसी कला है, स्थिर कला। और इन सभी कलाओं को यानी कि स्थिर कला को क्या बोला जाता है, इन्हें देश सापेक्ष भी कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स हम गतिशील की बात करें कि जो गतिशील कलाएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं, जो चल सकती हैं, जैसे नृत्य होती है, संगीत होता है, ये सभी जो कलाएं होती हैं, काव्य है, ये सभी कौन सी कलाएं होती हैं, गतिशील। इसे काल सापेक्ष भी कहा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कला को काल सापेक्ष के नाम से भी जाना जाता है, तो गतिशील जो कलाएं होती हैं उनको काल सापेक्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दृश्य तथा श्रव्य कलाएं, यानी कि दृश्य कलाएं कौन सी होती हैं और श्रव्य कलाएं कौन सी होती हैं। तो जिन कलाओं को संवेदन श्रवण यानी कि श्रवण इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाए उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें श्रव्य कला कहा जाता है। यानी कि जो सुना जाए वो कौन सी कलाएं होती हैं, वो श्रव्य कलाएं होती हैं। काव्य तथा गीत एवं इसी कोटि की कलाएं, यानी कि जो काव्य होता है और गीत होते हैं वो किससे संबंधित है, वो श्रव्य, यानी कि इनको सुना जाता है। अगर हम गाने की बात करें, अगर हम बैठे हैं तो उनको कानों से सुना जाता है, यानी कि जो अंधा व्यक्ति है वह भी आंख बंद करके इनको सुन सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी कलाएं होती हैं, श्रव्य कलाएं। दृश्य कलाएं की बात करें तो दृष्टि से देखने वाली जो कलाएं होती हैं उनको हम दृश्य कला की श्रेणी में रखते हैं। जिन कलाओं को नेत्रेंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाए वो क्या कहलाती हैं, वो दृश्य कला कहलाई जाती हैं। जैसे कि चित्र हो गया, मूर्ति हो गई, स्थापत्य होगा, नृत्य होगा, ये सभी जो कलाएं होती है वो कौन सी होती हैं, वो दृश्य कलाएं होती हैं जो आंखों से देखी जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में सभी चीज़ें ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और इजीली हम पता भी लगा लेंगे। तो ये चीज़ें भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्न और उच्च कला क्या है, यानी कि निम्न कला जो होती है वो कौन सी होती है और जो उच्च कला है वो कौन सी होती है। तो पात्र कला, खिलौने, वस्त्रों की कारीगरी और आभूषण को निम्न कला में रखा गया, यानी कि माइनर आर्ट भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि माइनर आर्ट कौन सी होती है और मेजर आर्ट कौन सी होती है। तो माइनर आर्ट की बात करें यानी कि निम्न आर्ट की बात करें वो कौन कौन सी होती है, एक पात्र कला होती है, यानी कि किसी बर्तन पर या किसी चीज़ पर बनाई जाती है। खिलौने होते हैं, वस्त्रों की कारीगरी होती है, यानी कि जो वस्त्र होते हैं उन पर जो छपाई की जाती है उनको बोलते हैं। आभूषण को, इन सभी जो चीज़ें हैं उन सबको किस में प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस श्रेणी में रखा गया है, निम्न श्रेणी में, यानी कि नीची श्रेणी में, जिसको हम माइनर आर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वास्तु, मूर्ति, चित्र, इन सभी जो वास्तुकला जो होती है, मूर्ति कला होती है, इनको किस में रखा जाता है, उच्च कोटि में, जिसे हम मेजर आर्ट भी बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मेजर आर्ट कौन सा होता है, माइनर आर्ट कौन सा होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूपों को आधार पर अंकित सादृश्य चित्रों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण था उसमें यथार्थ रूप जो होता है, यानी कि हूबहू जो चीज़ बनी होती हैं उन पर आधारित जो अंकित दृश्य हैं उन चित्रों को क्या कहा जाता है, तो उनको विदित कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विदित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितनी प्रकार के चित्र माने गए हैं, यानी कि किसके आधार पर, सामग्री के आधार पर जो चित्र माने गए हैं शास्त्रों में कितने माने गए, तो वो 2 माने गए हैं। कौन कौन से, एक है एक रस चित्र अर्थात गीले रंगों से बनाए गए चित्र, दूसरे धूमिल चित्र जिन्हें सूखे चूर्ण बुरकों से भूमि पर बनाए जाते थे। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 जगह माना गया है, जो गीले रंगों से बनाया जाए और सूखे से बनाया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कला में आकृतियों तथा मुद्राओं को आदर्श रूप किस प्रकार दिया जाता है, तो शास्त्रीय नृत्य के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो मुद्राएं हैं आप सभी को पता होगा कि जो भरतनाट्य है, कथक है, इसमें कितनी कलाएं होती हैं, यानी कि इनकी भाग भंगिमा होती हैं, कुछ आँखों की होती हैं, कुछ अदाएँ होती हैं, हाथों की होती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इनकी प्रॉपर तरीके से अगर आपको जानना है तो कहाँ पर मिलती हैं, ये शास्त्रीय नृत्य से मिलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत की कला में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो किसका, प्रतीक का, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई थी, यानी कि जो भारतीय कला है, हमारे देश की जो कला है वह किस पर आधारित विकसित हुई है, यानी कि इसका प्रयोग जो किया गया है किस पर आधार पर किया गया है, तो कल्पना पर।
जैसे कि आप सभी को पता है कि अभिव्यक्ति जो होती है वो पहले कल्पना जो करते हैं हम अपने मन में करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं। जैसे कि आपको कोई भी थॉट दिया जाता है, यानी कि टॉपिक दिया जाता है कि आप पर्यावरण पर कोई पेंटिंग बनाओ या फिर किसी बेटी बचाओ पे बनाओ या बेटी पढ़ाओ पे बनाओ, तो आप क्या करेंगे, पहले सोचेंगे कि मुझे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मूर्ति बनानी है या फिर चित्र को कैसे डिवाइडेशन करना है या फिर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ताकि मेरे दिमाग से मतलब अच्छा हो, डिफरेंट हो। तो वही चीज़ क्या होती है, कल्पना। पहले कल्पना करते हैं, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो ये भी चीज़ याद रखना कि जो भारतीय चित्रकला है वह किस पर आधारित है, तो वो कल्पना पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय कला में आकर्षण जो होता है वह क्यों है। तो भारतीय कला में आकर्षण है वो क्यों है, क्योंकि वह अलंकारिकता से है। किससे है, अलंकारिकता से। नेक्स्ट हमारा कि साधारण अज्ञानी जन समाज के लिए सरलता से ब्रह्मी प्राप्त के लिए क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, प्रतिमा तथा चित्र। किसके लिए, साधारण अज्ञानी जन समाज के लिए सरलता से ब्रह्मीय प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, तो वो होती है प्रतिमा चित्र। जो यानी कि जो लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, हम चीज़ें अपनी समझाने चाहते हैं। जैसे अब छोटे बच्चे की बात करें, उसे हमें समझाना बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि छोटा बच्चा। लेकिन अगर हम चित्र दिखा कर बात करें, उनकी बुक्स जो होती हैं उनमें ज़्यादातर क्रिएटिव चीज़ होती है, यानी कि कलर जो होते हैं भड़कीले टाइप में होते हैं, उन चीज़ों से बच्चा जो होता है एक इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ को, तो उन चीज़ों को वो ईजिली समझ लेता है। तो ये चीज़ याद रखना कि साधारण और अज्ञानी जो जन समाज के व्यक्ति होते हैं उनको समझाने के लिए, इजीली समझाने के लिए उनकी इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रतिमा यानी कि मूर्ति बनाकर या फिर चित्र बनाकर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें चेतन अचेतन जगत का समन्वय। किसका समन्वय है, चेतन अचेतन जगत का समन्वय मिलता है किसमें, भारतीय कला में, भारतीय कला की प्रगति में। तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारतीय चित्रकला किस दृष्टि से अंकन करता है, यानी कि जो पुरानी की जो कला थी भारतीय, वह किससे अंकित है, तो वो योगी दृष्टि से अंकित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारतीय कला की विशेषता थी वह क्या थी, तो जो प्राचीन कला थी वो कैसी थी, धार्मिक थी। नेक्स्ट हमारा कि मानव मन को सुंदर और प्रज्वल बनाता है, क्या बनाती है, कला बनाती है। कला जो होती है वो मानव के मन को सुंदर और प्रज्वल बनाती है। नेक्स्ट हमारा कि सांस्कृतिक कला सूचित करती है, यानी कि जो सांस्कृतिक कला है वह क्या सूचित करती है, तो वो मानसिक विकास को सूचित करती है। नेक्स्ट हमारा कि एक सफल शिक्षण पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, तो एक सफल शिक्षण जो पाठ्यक्रम है उसमें किसका महत्व है, कला का, यानी कलाकार का प्रयोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय चित्रकला की प्रमुख जो विशेषता रही थी, हमारी भारतीय जो कला है उसमें कौन कौन सी विशेषता रही थी जिसकी वजह से हमारी कला जो है भारतीय कला उसको एक बहुत ही उच्च दर्जे का दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में जान लेते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाती है कौन कौन सी जो है, और जिसमें से एक हो गई वो स्किप की जाएगी, यानी कि अदर दी जाएगी, लेकिन जो 2-3 है वो एक ही दी जाएंगी जो कि भारतीय कला के विषय रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी कल्पना प्रियता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कल्पना है वो सबसे प्रमुख मानी गई है भारतीय कला में। अंतर प्रकृति का अंकन, यानी कि अंतर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल्पना करने के बाद उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, अंकन करना होता है, वो प्रकृति का अंकन, वो क्या कहलाता है, अंतर प्रकृति का अंकन। नेक्स्ट है धार्मिकता। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुरानी जो कला है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जो पुरानी जो कला है वह किससे संबंधित है, वो धार्मिकता, आदर्शवादी हो, अलंकारिकता हो, आकृत्यात्मक कथा तथा मुद्राएं हो, प्रतीकात्मक हो, रेखाएं हो, छाया प्रकाश से हो, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य हो, सामान्य विद्वान हो और नामहीनता हो, साहित्य पर आधारित। तो ये सभी जो विषय हैं वो किसमें मिलते हैं, भारतीय कला में मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो अपने टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी या किसी भी ड्राइंग से रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।